टीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉमस हार्डी की बायोग्राफी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टॉमस हार्डी का जन्म कब हुआ। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 2 जून 1840 को स्टिन्सफोर्ड डॉरसेट इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 11 जनवरी 1928 को। लगभग 87 वर्ष की आयु में डॉरचेस्टर डॉरसेट इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम क्या बात करेंगे इनके माता-पिता की। अगर हम इनके पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का भी नाम टॉमस हार्डी था, जो कि एक स्टोन मैसन थे। स्टोन मैसन कौन होते हैं? पत्थर तराशने वाले को हम स्टोन मैसन कहते हैं। और लोकल बिल्डर कौन होते हैं? जो स्थानीय भवन वगैरह बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उनको बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि इनके जो पिता टॉमस हार्डी थे वो एक पत्थर तराशने वाले स्टोन मैसन और स्थानीय भवन निर्माता यानी कि लोकल बिल्डर थे। अब हम इनकी माता की बात करते हैं, जेमाइमा हार्डी, जो कि एक वेल एजुकेटेड महिला थी। अगला हम बात करते हैं इनके एजुकेशन की। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो किंग्स कॉलेज लंदन, यानी कि टॉमस हार्डी ने किंग्स कॉलेज लंदन में अध्ययन किया था। और लेखक बनने से पहले उन्होंने आर्किटेक्चर का भी बहुत अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगला हम लोग मैरिज की बात कर लेते हैं कि इनकी शादी किससे होती है। तो हार्डी ने 1914 में एमा लिविनिया गिलफोर्ड से शादी की थी। सॉरी, 1974 में एमा लिविनिया गिलफोर्ड से विवाह करते हैं। और जब एमा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो 1914 में दूसरी शादी करते हैं जिनका नाम होता है फ्लोरेंस डगडेल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला पॉइंट है ऑक्यूपेशन की। अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉवलिस्ट कहलाते हैं ये। मतलब ये है कि टॉमस हार्डी को विक्टोरियन युग का अंतिम महान कवि और उपन्यासकार माना जाता है। वे अपने उपन्यासों और कविताओं दोनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। अवार्ड्स की बात करते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए। अगर हम 1910 की बात करें तो एक प्रतिष्ठित अवार्ड था ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि उन्हें 1910 में यानी कि 1910 में दिया गया था। और इसके अलावा उनको जैसे एबरडीन है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, इन यूनिवर्सिटीज से इनको ऑनरेरी डिग्रीज यानी कि मानद उपाधियां जो हैं वो दी गई थी। अब क्या बात करेंगे इनके टॉमस हार्डी के जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनको आपको पढ़ करके जाना है उनको जरा देख लीजिएगा। अगर हम बात करें तो डिस्परेट रेमेडीज को आपको देखना है, जो कि 1871 में आई है। इसके बाद अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो कि 1872 में। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो है 1873 में। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में। द हैंड ऑफ एथलवर्टा 1876 में। रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में। द ट्रम्पेट मेजर 1880 में। लाउडिशियन कब आई है? 1881 में। इसके बाद हम बात करते हैं कि टू ऑन अ टॉवर 1882 में। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है 1886 में। द वुडलैंडर्स 1887 में। टेस ऑफ द अवर बेल्स 1891 में। द बेल बिलव्ड 1892 में। ज्यूड द ऑब्सक्योर 1895 में। और इसके बाद इन्होंने उपन्यासों को लिखना बंद कर दिया था, फिर से पोइम की ओर वापस आ गए थे। ठीक है, तो ये इनके क्या थे? कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नॉवेल्स हैं जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी कंपटीशन के लिए। अब हम क्या बात करते हैं, इनके दो ड्रामा आपको पढ़ करके जाना है। एक तो डायनास्ट को पढ़ना है, जो कि थ्री वॉल्यूम में आया था, एपिक क्लॉसिक ड्रामा कहलाता है। ठीक है, जिसमें बात की गई थी नेपोलियनिक वार की। मतलब ये हुआ कि ये जो डायनास्ट है वो इनका थ्री वॉल्यूम्स यानी कि 3 खंडों में आया है 1903 से लेकर के 1908 में। और ये एक एपिक क्लॉसिक ड्रामा कहलाता है, ये भी ध्यान रखना, जिसमें नेपोलियन युद्धों की घटनाओं का चित्रण किया गया है डायनास्ट में। इसके बाद एक और ड्रामा आपको पढ़ करके जाना है जिसका नाम है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवेल। मतलब ये है कि ये एक जो फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल है, ये एक नाटक है, ड्रामा है, जिसमें प्रेस्टन और इजोल्ड की जो प्रसिद्ध प्रेम कथा है उस पर आधारित है ये। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कहा गया है? टॉमस हार्डी इज नोन एज द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन। He received from his father the love of music, जैसे वायलिन, एंड फ्रॉम हिज मदर द लव ऑफ बुक्स। मतलब ये हुआ, ये जो टॉमस हार्डी थे वो द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन यानी कि विक्टोरियन युग का अंतिम महान साहित्यकार कहा जाता है इनके लिए। टॉमस हार्डी को अपने पिता से संगीत, विशेष रूप से अगर हम बात करें तो वायलिन का प्रेम मिला।
और इनकी माता की तरफ से पुस्तकों का प्रेम जो है वो विरासत में इनको मिलता है। इसके बाद हम किसकी 1849 में पहुंचेंगे। ही वाज सेंट टू अ प्राइवेट स्कूल इन डॉर्चेस्टर, यानी कि 1849 में उन्हें डॉर्चेस्टर के एक निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट में पढ़ने के लिए भेजा गया था। अगला पॉइंट कौन सा है हमारा, 1856 में ही बिकेम अप्रेंटिस्ड टू जेम्स हिक्स। अब यहां से समझना है कि इन्होंने किसके अंडर गाइडेंस जो है अप्रेंटिस सीखी थी, प्रशिक्षण लिया था, तो जेम्स हिक्स का नाम ध्यान बनाए रखना, जो कि एक लोकल आर्किटेक्ट थे। स्टडीज लैटिन एंड ग्रीक, बिगिन राइटिंग पोइट्री। यहाँ पे 3-4 पॉइंट समझना है आपको कि 1856 में एक स्थानीय आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था जेम्स हिक्स, ठीक है। आ, इनके ये शिष्य बन गए थे, इन्हीं के अंडर गाइडेंस इन्होंने अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षण लिया था। इसी दौरान टॉमस हार्डी ने क्या करा कि लैटिन और ग्रीक भाषाओं का अध्ययन किया, कविता लिखना शुरू किया, और उनके एक मित्र थे होरेस मोल, आ, उन्होंने इन्हें क्या करा, आधुनिक विचारधारा से परिचित कराया था। तो ये पॉइंट भी जरूर ध्यान बनाए रखना, हो सकता है आपके काम का हो। इंट्रोड्यूस टू मॉडर्न थॉट बाय हिज फ्रेंड होरेस मोल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके एक मित्र होते हैं जिनका नाम होरेस मोल होता है, इन्हीं ने इनके लिए क्या करा, आधुनिक विचारधारा से परिचित कराया था, ठीक है, जो मॉडर्न थॉट होते हैं उससे इंट्रोड्यूस कराया। 1862 की अगर हम बात कर लेते हैं, ही मूव टू लंदन टू वर्क विद एन आर्किटेक्ट, यानी कि 1862 में ये क्या करते हैं, आर्किटेक्ट का कार्य सीखने के लिए लंदन गए, और एक वहां के आर्किटेक्चर थे जिनका नाम था अर्थर ब्लॉमफील्ड। अंडरलाइन कर देता हूं, अर्थर ब्लॉमफील्ड, ये आर्किटेक्ट, ठीक है, इनका नाम था। इनके साथ में इन्होंने लंदन में काम किया था 1862 में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब ये लंदन 1862 में गए थे आर्किटेक्चर का कार्य सीखने के लिए, तो एक और आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था अर्थर ब्लॉमफील्ड, उनके साथ मिलकर के इन्होंने काम किया था। इस समय उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी, लेकिन उनमें से कोई भी प्रकाशित नहीं हुई थी। एट दिस टाइम ही रोट मैनी पोएम्स बट फेल टू डेट एनी पब्लिश्ड, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है 1863 की अगर हम बात करते हैं, तो द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स अवार्डेड हिम अ मेडल फॉर हिज एसे, और उस एसे का नाम क्या था, आ, एक निबंध था रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश, और उस एसे का नाम था द एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड ब्रिक्स एंड टेराकोटा टू मॉडर्न आर्किटेक्चर। जरा समझो इस पॉइंट को। 1863 में इनके लिए एक ऐसे था, एक निबंध था जिसका नाम मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये पूरा का पूरा नाम है, एक ऐसे का नाम है, ठीक है। ऐसे का नाम है द एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड ब्रिक्स एंड टेराकोटा टू मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये जो निबंध था, इस निबंध के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा इनको मेडल प्रदान किया गया था। तो इस निबंध के लिए किसके द्वारा, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट थी, उसके द्वारा एक मेडल इनको दिया गया था, और ये मेडल इनको कब दिया गया था, 1863 में। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगर हम मार्च 1865 की बात करते हैं, 1865 की बात करते हैं, तो इसमें उनकी पहली प्रकाशित रचना और पहली लघु कथा जिसका नाम था हाउ आई बिल्ट माई हाउस, 18 मार्च को चैम्बर्स जर्नल में क्या हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी। तो अब यहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्च 1865 में क्या हुआ था, हाउ आई बिल्ट माई हाउसेस, ये हार्डी की क्या थी, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था, ठीक है, एंड फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, और पहली इनकी शॉर्ट स्टोरी थी अपियर्ड, और ये कौन सी पत्रिका में आई थी, चैम्बर्स जर्नल में 18 मार्च को, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 1865 में इनकी पहली प्रकाशित रचना और पहली लघु कथा जिसका नाम था हाउ आई बिल्ट माई हाउस, जो कि 18 मार्च को चैम्बर्स जर्नल में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, 1868 की बात करते हैं, ठीक है। जनवरी 1868 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास, और इनका जनवरी 1868 में इनका पहला उपन्यास जो इन्होंने फिनिश किया था उसका नाम था द पुअर मैन एंड द लेडी, एंड सबमिटेड टू बोथ मैकमिलन एंड चैपलन एंड हॉल, बट इट वाज नेवर पब्लिश्ड। दो चीजें नोट डाउन करना है कि जनवरी 1868 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास द पुअर मैन एंड द लेडी को पूरा किया, कंप्लीट किया,
और कंप्लीट करने के बाद में इस नॉवेल को मैकमिलन और चैपमैन एंड हॉल जो पब्लिशर थे उनके लिए सेंड कर दिया, भेज दिया, लेकिन इन लोगों ने इस नॉवेल को कभी भी पब्लिश नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। 1870 में ही मेट हिज फ्यूचर वाइफ एमा लिविनिया गिलफोर्ड। अब क्या होता है, 1870 में इनकी मुलाकात, इनकी जो फ्यूचर वाइफ होती हैं जिनका नाम एमा लिविनिया गिलफोर्ड होता है, उनसे इनकी मुलाकात होती है। कब, 1870 में। अब 1871 की बात कर लेते हैं, यानी कि मार्च 1871 में ही अनोनिमसली पब्लिश्ड द सेंसेशनल नॉवेल डिस्परेट रेमेडीज इन 3 वॉल्यूम थ्रू विलियम टिंसले। क्या हुआ कि मार्च 1871 में उन्होंने विलियम टिंसले के माध्यम से अपना एक सनसनीखेज उपन्यास था जिसका नाम था डिस्परेट रेमेडीज, इसको 3 वॉल्यूम में यानी कि 3 खंडों में अनोनिमसली गुमनाम तरीके से पब्लिश कराया। अब 1874 की अगर हम बात करें तो 1874 में क्या हुआ, 1874 में हार्डी एग्री टू हैव हिज स्टोरी डेस्टिनी एंड अ ब्लू क्लॉक पब्लिश्ड इन अ न्यूयॉर्क टाइम्स ऑन 17 सितंबर 1874 ही मैरिड एमा गिलफोर्ड। अब देखो 1874 में हम आ गए। हार्डी ने, इनकी एक पहली स्टोरी थी, या पहली नहीं कह सकते, इनकी एक स्टोरी थी, ठीक है, अपनी कहानी डेस्टिनी एंड अ ब्लू क्लॉक। ये एक नाम है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, डेस्टिनी एंड अ ब्लू क्लॉक। इसको पब्लिश कराया था और किसमें, एक पत्रिका थी न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, इस न्यूयॉर्क टाइम्स में इसको पब्लिश कराया। दूसरी चीज क्या थी, या पब्लिश कराने की सहमति दे दी, ये भी कह सकते हो। दूसरी चीज, 17 सितंबर 1874 को इन्होंने एमा गिलफोर्ड से क्या कर लिया, विवाह कर लिया, शादी कर ली, ठीक है। तो ये भी ध्यान बनाए रखना, 17 सितंबर 1874 को गिलफोर्ड से शादी हुई, 70 में मुलाकात, उसके 4 साल बाद शादी हो पाई है। अब हम जुलाई पर पहुंचते हैं। 1875 में क्या होता है, द हैंड ऑफ एथलबर्टा वाज पब्लिश्ड सीरियसली सॉरी सीरियल फॉर्म में, और मैगजीन थी एक कॉर्न हिल मैगजीन इन 11 पार्ट्स, कितने, 11 भागों में, विद इलस्ट्रेशंस बाय जॉर्ज डू मॉरियर, ठीक है। अब इसको समझो, जुलाई 1875 में हार्डी का एक उपन्यास आया, द हैंड ऑफ एथलबर्टा, जो कि कॉर्नहिल मैगजीन में लगभग 11 किस्तों में, मतलब 11 सीरियल में प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ, जिसमें जॉर्ज डू मॉरियर द्वारा चित्रांकन किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा 1876 में, अप्रैल 1876 में क्या होता है, द हैंड ऑफ एथलबर्टा जो पुस्तक होती है, वॉल्यूम होता है, उसको जो है प्रकाशित किया गया था बुक फॉर्म में, ठीक है, पुस्तक के रूप में। अगला पॉइंट 1877 पे हम लोग पहुंचेंगे। 1877 की अगर हम बात करते हैं तो हार्डीज स्टोरी थी द थीव्स हु कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग, इसको पब्लिश कराया गया था इन अ चिल्ड्रंस एनुअल। व्हाइल लिविंग एट ईस्टमिनिस्टर न्यूटन ही रोड द रिटर्न ऑफ द नेटिव। मतलब क्या हुआ, 1877 में हार्डी की एक कहानी थी द थीव्स हु कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग, जो बच्चों की एक वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसी दौरान ईस्टर मिस्टर न्यूटन में रहते हुए, कौन सी जगह पर, ईस्टर मिस्टर न्यूटन में रहते हुए उन्होंने एक वर्क लिखा था, एक उपन्यास लिखा था, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ठीक है। देखो यहां से ये लिखा हुआ है, कहाँ, ये रह कहाँ रहे थे, ईस्टर मिस्टर न्यूटन में, और तभी हार्डी ने क्या लिखा था, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। अगर पूछा जाए हार्डी का जो रिटर्न ऑफ द नेटिव है कहाँ रहते हुए उन्होंने लिखा था, तो ईस्टर मिस्टर न्यूटन में, ये एक जगह का नाम है। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो जनवरी 1880 में हम लोग पहुंच जाते हैं। द ट्रम्पेट मेजर बिगिन अपियरिंग सीरियसली इन गुड्स वर्ड्स, एक पत्रिका का नाम है, यानी कि जनवरी 1880 में द ट्रम्पेट मेजर का भी धारावाहिक प्रकाशन हुआ था, और कौन सी पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, उस पत्रिका का नाम था गुड्स वर्ड, ठीक है। अक्टूबर में हार्डी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए इसके बाद, और अगले 6 महीने तक वो क्या रहे, अस्वस्थ रहे थे, यानी कि अक्टूबर में बहुत सीरियसली इल हो गए और अगले 6 महीनों तक वो अस्वस्थ रहे थे। फिर क्या हुआ, इन दिसंबर अ लाउडेशियन बिगेन टू सीरियल इन हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन, बोला गया है कि दिसंबर में अ लाउडेशियन, ये भी धारावाहिक रूप से क्या हुआ, प्रकाशन हुआ था, और एक मैगजीन का नाम है हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन, उसमें इसका प्रकाशन हुआ था।
अगला पॉइंट है हमारा, क्या बोला गया है कि इन मई 1882 हार्डिश टू ऑन अ टॉवर बिगिन अ सीरियल इन अटलांटिक मंथली, यानी कि 1882 में टू ऑन अ टावर, ये भी सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था, सीरियल पब्लिकेशन था, धारावाहिक प्रकाशन था, और उस पत्रिका का नाम था जिसमें ये पब्लिश हुआ था अटलांटिक मंथली। और लगभग कितने बोला गया है 8 मंथली नंबर्स, यानी कि 8 मासिक किस्तों में इसको शुरू किया गया था। और इसकी जो अंतिम, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आई थी वो दिसंबर 1882 को पब्लिश हुई थी। ठीक है, इतना ध्यान बना रहेगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, 1883 में हम लोग पहुंचते हैं। 1883 में क्या होता है, हार्डी ने डॉरचेस्टर के बाहर अपनी स्वयं का घर बनवाया, अपने खुद का घर बनवाया था, और जिसका नाम रखा था इन्होंने मैक्स गेट। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि थॉमस हार्डी ने अपने खुद का जो विला बनवाया था, ठीक है, डॉरचेस्टर के एकदम आउटसाइड में, और उस विला का नाम था मैक्स गेट। नेक्स्ट यहीं पे समझ लो, बोला गया है इन जुलाई 1892 हिज फादर डाइड। अब क्या हुआ, जुलाई 1892 में जो थॉमस हार्डी के पिता थे उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं हम लोग, ज्यूड द ऑब्सक्यूर की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। क्या होता है इन 1895 में, ज्यूड द ऑब्सक्यूर बार पब्लिश्ड बिकॉज ऑफ इट्स फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल इश्यूज। इट रिसीव्ड सेवर criticism from the Victorian public and was often called Jude the Obscene। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको Jude the Obscene, ऑब्सीन भी बोला गया था। और किसके कारण, सेक्सुअल इश्यूज के कारण। हार्डी फाइनेंशियली सक्सेस इनकरेज्ड हिम टू रिटर्न टू हिज फर्स्ट लव पोइट्री। अब मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। 1895 में क्या होता है, इनका एक उपन्यास आता है ज्यूड द ऑब्सक्यूर, उसको पब्लिश कराया जाता है, जिसमें सेक्सुअल इश्यूज को लेकर के बहुत स्पष्ट तरीके से चित्रण होने के कारण, ठीक है, खुल करके बात की थी इसमें। तो जो विक्टोरियन समाज था, विक्टोरियन सोसाइटी थी, उसने इसकी, इस उपन्यास की बहुत तीखी आलोचना की, और इसे व्यंग में वहां के लोगों ने ज्यूड द ऑब्सीन कहने लगे थे। आर्थिक रूप से सफल होने के बावजूद भी हार्डी ने अपने पहले प्रेम अर्थात कविता की ओर पुनः ध्यान दिया, यानी कि यहां से वो क्या करते हैं, उपन्यास को लिखना बंद कर देते हैं और फिर से कविताओं की ओर, पोइट्री की ओर वापस आ जाते हैं। ये अगला पॉइंट क्या है हमारा, बोला गया है दिसंबर 1898 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक ऑफ वर्स बेसेक्स पोएम। बोला गया है कि दिसंबर 1898 में हार्डी ने अपना पहला कविता संग्रह, जिसका नाम था बसेक्स पोएम, जो है उसको पब्लिश किया था। इस संग्रह में अनेक कविताएं थी, ठीक है। क्या लिखा है, मैनी ऑफ द पोएम्स वर रिवाइज्ड फ्रॉम 1860s, यानी कि ये जो संग्रह था, कविता संग्रह था बसेक्स पोएम, इसमें अनेक कविताएं 1860 के दशक में लिखी गई रचनाओं का संशोधित रूप था, ठीक है, रिवाइज वर्जन था, ये कह सकते हो। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी 1812 में हम लोग पहुंच जाते हैं। 1812 में क्या होता है, अप्रैल में एक टाइटैनिक जहाज के डूबने की घटना पर हार्डी ने एक शोक गीत लिखा था, एक इलेजी लिखी थी, और उस इलेजी का नाम था द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन लाइन्स ऑन द लॉस ऑफ द टाइटैनिक। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ही रिस्पॉन्डेड टू द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक विद द इलेजी, और उस इलेजी का नाम था द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन। ये जो लाइंस हैं, लाइंस, ये सभी लाइंस किस पर लिखी गई थी, ऑन द लॉस ऑफ टाइटैनिक। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। उसी वर्ष क्या हुआ, बसेक्स टेल्स भी प्रकाशित हुआ। थोड़ा ऊपर मूव करते हैं। इन नवंबर लाइफ्स लिटिल आयरनीज वाज पब्लिश्ड, ठीक है। ये अब इसी वर्ष उनकी पत्नी जो होती हैं, उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इन मार्च 1812 बसेक्स टेल्स वाज पब्लिश हो गई। सेम ईयर, उसी साल हिज वाइफ, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ही वाज प्रम्प्टेड टू राइट, इसके बाद वो लिखना शुरू कर देते हैं, री राइट, दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं, मैनी पोएम्स अबाउट देयर रिलेशनशिप, ठीक है, द एमा पोएम्स करके। समझ में ये आना है कि जिस वर्ष 1912 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1912 में क्या होता है, इनकी पत्नी एमा का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। जिसके बाद उन्होंने जो इनके संबंध थे, रिलेशनशिप थी,
उनकी पत्नी के साथ उस पर आधारित अनेक बहुत सारी दिल को छू जाने वाली कविताओं को लिखा, उनका पुनर्लेखन भी किया और ये कविताएं दी एमा पोएम्स के नाम से क्या हुई, प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, 1814 में क्या होता है, ओहो कहां पहुंच जाते हैं, 1814 1914 इन 1914 ही मैरिड हिज सेक्रेटरी, और ये क्या करते हैं, अपनी ही एक सचिव होती है, सेक्रेटरी होती हैं, उनसे शादी कर लेते हैं और उनका नाम होता है फ्लोरेंस एमिली डगडेल, जो कि इनसे कितनी 40 साल छोटी होती हैं। यानी कि ये हार्डी की जो महत्वपूर्ण जीवन घटनाएं होती हैं उनका अंतिम भाग की हम लोग बात कर रहे हैं। 1914 में जो हार्डी होते हैं वो अपनी सचिव यानी कि सेक्रेटरी फ्लोरेंस एमिली डगडेल से विवाह कर लेते हैं, जो कि उनसे 40 वर्ष छोटी होती हैं। अब आगे हम लोग इनकी डेथ की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं। क्या होता है कि 11 जनवरी 1928 को थॉमस हार्डी का निधन हो जाता है और कहा, मैक्स गेट में हुआ था। मैक्स गेट क्या है, जरा कमेंट करके हमको बताओ तो मैक्स गेट किसका नाम था। ठीक है, आपको ये बताना है ये किसका नाम था। एज एसिस उनकी जो राख थी वो क्या होती है, बार बरीड दफनाई जाती है इन द वेस्ट मिस्टर एबी में, और उनका जो दिल होता है वो दफनाया जाता है इन हिज फर्स्ट वाइफ, जो उनकी पहली पत्नी एमा होती हैं, उनकी ग्रेव के पास में, उनकी जो ग्रेव बनी होती है, कब्र बनी होती है उसके पास में, और इनकी ग्रेव कहाँ होती है, स्टिन्सफोर्ड चर्चयार्ड में। तो मतलब ये हुआ कि 11 जनवरी 1928 को थॉमस हार्डी का निधन हो जाता है मैक्स गेट में। उनकी जो अस्थियां होती हैं वो वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाई गई थी, जबकि उनका जो दिल था, हार्ट था, वो उनकी पहली पत्नी एमा की कब्र के पास स्टिन्सफोर्ड चर्चयार्ड में दफन कर दिया जाता है। अब हम लोग हिज एट एंड द लास्ट बुक ऑफ वर्स अपीयर्ड पोस्टमसली, बोला गया उनकी 8वीं और अंतिम कविता पुस्तक उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। अपने चरित्र और परिवेश मतलब कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट पर आधारित उपन्यासों और लघु कथाओं के अतिरिक्त उन्होंने लगभग यहां से देखो लगभग कितनी 1093 यानी कि 1093 पोइम्स बोथ लिरिक एंड नरेटिव्स एंड नंबरस एसेज। मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर और इन्वायरमेंट पर आधारित बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी लघु कथाएं, ठीक है, और इसके अलावा 1093 कविताएं, जिसमें कुछ जो हैं लिरिक थी, कुछ नरेटिव थी और बहुत सारे निबंध, ये सब इन्होंने साहित्य को दिए, मतलब लिटरेचर में अपना योगदान दिया। तो ये बहुत महान थे। अब आपका बहुत ज्यादा जो पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि टॉमस हार्डी ने स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ पोइट। टॉमस हार्डी ने अपना जो साहित्यिक जीवन था वो एक कवि के रूप में शुरू किया था। मेजर वर्क की बात करेंगे टॉमस हार्डी के, कौन कौन से इनके मेजर वर्क थे उनको जरा समझ लो। हम पहले प्रोज की बात करते हैं कि प्रोज में इन्होंने, अगर हम प्रोज की बात करते हैं तो टॉमस हार्डी डिवाइडेड हिज नॉवेल्स एंड कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज इनटू 3 क्लासेस। टॉमस हार्डी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक पोएट के रूप में की थी, ये तो आपको पता ही है। यद्यपि बाद में वे एक महान उपन्यासकार, एक नॉवलिस्ट के रूप में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, वो बात अलग है। तो आपको क्या क्या चीजें अच्छा समझ में आई थी, एक बार मैं पूछ भी लेता हूँ 1 मिनट के लिए। टॉमस हार्डी क्या कहलाते हैं, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट कहलाते हैं। उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत जो है एक पोइट के रूप में की थी। इनके कुछ फेमस नॉवेल थे जैसे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ कास्टरवेज, टेस ऑफ द अवरवेल, ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आपको कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिख लीजिए जहां से मैं बता रहा हूं। इनका जो फर्स्ट नॉवेल था जो कि अनपब्लिश था, ठीक है, पब्लिश नहीं हुआ था, उसका नाम था दी पुअर मैन एंड द लेडी। इनका सबसे पहला नॉवेल है, अनपब्लिश्ड है, जो पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन पहला पब्लिश नॉवेल कौन सा था, तो डिस्परेट रेमेडीज जो आया था 1871 में, ये इनका सबसे पहला पब्लिश नॉवेल माना जाता है, डिस्परेट रेमेडीज। और इनका पहला पोएट्री कलेक्शन, पहली पोएट्री कलेक्शन जो फर्स्ट, उसका क्या नाम था, बेसेक्स पोइम्स, जो कि 1898 में आया था, ठीक है। और एक इन्होंने टाइटेनिक के ऊपर भी एक पोइम लिखी थी और उस पोइम का नाम था कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन, जो कि 1912 में लिखी थी, ठीक है। और इनका रेजिडेंस जो बनाया था और उस विला का नाम था मैक्स गेट, जो कि 1883 में बनाया था। और अंततः 11 जनवरी 1928 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये था। अब टॉमस हार्डी की प्रमुख जो रचनाएं थी, जिसमें गद्य यानी कि प्रोज की अगर हम बात करें तो टॉमस हार्डी ने अपने उपन्यासों और संकलित जो इनकी कुछ लघु कथाएं थी, शॉर्ट स्टोरीज थी,
उनके विषय और शैली के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 क्लासेस यानी कि 3 वर्गों में उसको विभाजित किया था। ठीक है, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट पर देख लो कौन-कौन से हैं। अगर हम इन उपन्यासों में क्या होता है, ज्यादातर मानव चरित्र और उसके जो सामाजिक और जो प्राकृतिक परिवेश होता है उसके साथ गहरा संबंध जो है वो चित्रण किया गया है। ये हार्डी के सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ उपन्यास माने जाते हैं, जिसमें कौन कौन सा आता है, जैसे 1867 में 1867 में द पुअर मैन एंड द लेडी, जो कि अनपब्लिश था। ठीक है, अब 1872 में अनोनिमसली पब्लिश हुआ था अंडर द ग्रीनवुड ट्री। 1874 में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। 1878 में द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इसके बाद में 1886 में द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। 1887 में द वुडलैंडर। 1888 में बसेक्स टेल्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है 1888 में। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, बसेक्स टेल्स ये क्या है, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। 1891 में कौन सा है, टेस ऑफ द अवरवेल्स आया था। इसके बाद में 1894 में लाइफ्स लिटिल आयरनीज, जो कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और 1895 में जोडी ऑब्सक्योर। ठीक है, अगला क्या था, रोमांसेस एंड फैंटेसीज पर आधारित इनका वर्गीकरण था, जिसमें कौन कौन से नावल जो है रखे गए थे उनको भी देख लो। अगर हम 1873 में बात करें, ये जो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज है ये रोमांसेस और फैंटेसीज पर आधारित है, ध्यान बनाए रखना। 1880 में ट्रम्पेट मेजर है। इसके बाद 1882 में टू ऑन अ टावर है, और 1891 में अ ग्रुप ऑफ नोबल डैम्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1897 की, द वेल बिलव्ड फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ सीरियल फॉर्म 1892। अब तीसरा जो वर्गीकरण था, नॉवेल्स ऑफ इंजेन्यूनिटी, जिसमें कौन कौन से थे, 3 नॉवेल इनके ध्यान बनाए रखोगे, 3 नॉवेल इनके ध्यान बनाए रखोगे कौन कौन से, ये वाले, जिसमें 1871 में जो है डिस्परेट रेमेडीज अनोनिमसली पब्लिश हुआ था ये। ठीक है, इसके बाद 1876 में द हैंड ऑफ एथलबर्टा, और 1881 में द लाउडेशियन। तो ये क्या थे, नॉवेल ऑफ इंजेन्यूनिटी, इस पर आधारित थे। अब हम किसकी बात करेंगे, शॉर्ट स्टोरीज की बात कर लेते हैं विद डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी कौन सी है, 1865 में अगर हम बात करते हैं हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस। इसके बाद में 1874 की अगर हम बात करते हैं तो डेस्टिनी एंड अ ब्लू क्लॉक। 1877 में कौन सी आती है, 1877 में द थीव्स हु कुड नॉट स्टॉप स्नीजिंग। 1878 में कौन सा है हमारा, द डचेस ऑफ हैम्पटनशायर। इसके बाद में 1879 यानी कि 1879 में कौन सा है, डिस्ट्रैक्टेड प्रीचर। 1880 में फेलो टाउन्समैन है। इसके बाद 1881 में ऑनरेबल लॉरा है। इसके बाद में 1881 में व्हाट द शेफर्ड सा। 1882 में अ ट्रेडिशन ऑफ 1804। 1883 में द थ्री स्ट्रेंजर्स। ये सभी क्या है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ध्यान बनाए रखना, मैं सभी शॉर्ट स्टोरीज के नाम आपको बता रहे हैं और उनकी पब्लिकेशन ईयर लिखी है। ठीक है, इसके बाद 1883 की अगर हम बात करें तो द रोमांटिक एडवेंचर ऑफ अ मिल्कमेड। इसके बाद 1884 में इंटरलोपर्स एट द नैप। अगर हम बात करते हैं इंटरलोपर्स एट द नैप की, ये कब आई है, 1884 में। ठीक है, 1885 में अ मेर इंटरल्यूड। 1885 में अ ट्रस्ट एट एन इंसेंट अर्थवर्क आई है। इसके बाद 1887 की अगर हम बात करें तो 1887 में एलिसियास डायरी आई है। ठीक है, बेटिंग सुपर आया है 1887 और 88 में। सुपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। अगला 1888 में विदर्ड आर्म आया है। ट्रेजेडी ऑफ टू एम्बिशंस नेक्स्ट है हमारी 1888 में, ये अ ट्रेजेडी ऑफ टू एम्बिशंस। 1889 की अगर हम बात करें दी फर्स्ट काउंटेस ऑफ बेसेक्स। ठीक है, अगला कौन सा है, 1890 में अगर हम बात कर लेते हैं तो 1890 की एना लेडी बैक्सबी, ये आए हैं।
बैक्सबी, लेडी बैक्सबी को जरूर ध्यान बनाए रखना, ठीक है। आइसनवे भी हैं, लेडी आइसनवी भी हैं, लेडी बैक्स भी हैं, तो आगे आएंगी आइसनवे, ये 1890 में है लेडी आइसनवी। इसके बाद में हम मोटिस फॉन्ट की बात करते हैं, लेडी मोटिस फॉन्ट हैं 1890 में ही। इसके बाद में एक और लेडी हैं 1890 में, लेडी पेनलॉप। अगला कौन सा है, 1890 में ही शॉर्ट स्टोरी आई है जिसका नाम होता है द मार्चियोनेस ऑफ द स्टोनहेंज। 1890 में ही एक और आया है स्क्वायर पैट्रिक लेडी, पैट्रिक्स लेडी। 1890 में ही बारबरा ऑफ द हाउस ऑफ ग्रेव, ये आती है बारबरा ऑफ द हाउस ऑफ ग्रीव। अगला 1890 में द मलंकली हॉजर ऑफ द जर्मन लेगिन, ये आता है, तो इसको भी ध्यान बनाए रखना, द मलंकली हुसार ऑफ द जर्मन लीजन, हुसार ऑफ द जर्मन लीजन, ये कब आता है 1890 में। 1891 में इनकी एक और शॉर्ट स्टोरी आती है एब्सेंट माइंडेडनेस इन अ पेरिस कायर। अगला 1891 की हम बात करते हैं तो द विंटर्स एंड द पॉमलीज आती है, ठीक है। 1891 में ही फॉर कॉन्सेंस सेक। 1891 में अगर हम बात करें इंसिडेंट इन मिस्टर क्रूक हिल्स लाइफ, 1891 में ही द डॉक्टर्स लीजेंड। 1891 में एक और है, कौन सा है, आंद्रे सचेल एंड द पार्सन एंड क्लर्क, आंद्रे सचेल एंड द पार्सन एंड क्लर्क करके है। अगला 1891 में ही एक और पढ़िए, द हिस्ट्री ऑफ द हार्डकोम्स। अगला 1891 में ही एक और शॉर्ट स्टोरी का नाम कहीं लिख लीजिएगा, नेटी सार्जेंट्स कॉपी होल्ड। 1891 की बात कर रहे हैं, ऑन द वेस्टर्न सर्किट। 1891 में एक और शॉर्ट स्टोरी का नाम है द फ्यू ट्रस्टेड कैरेक्टर्स। अगला 1891 में एक और शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, द सुपरस्टिशियस मैंस स्टोरी। अगला 1891 में टोनी काइट्स, द आर्च डिसीवर। इसके बाद 1891 में द प्लीज हिज टू प्लीज हिज वाइफ। इसके बाद में 1891 में ही है द सन्स बीटो। अगला हम बात करते हैं 1891 में कौन सा है, द ओल्ड, क्या है, द ओल्ड आंड्रेज एक्सपीरियंस एज अ म्यूजिशियन। आगे मूव करते हैं, 1892 और 93 में एक और आई है, एक मिनट, हाँ कौन सा ए है, क्या है, आवर एक्सप्लॉइट्स एट बेस्ट पॉली। अगला 1893 में ही एक और है, मास्टर जॉन हर्सले नाइट, मास्टर जॉन हर्सले नाइट। अगला 1893 में ही, ठीक है, द फिडलर ऑफ द रील्स। 1894 में अगर हम बात करें, एन इमेजिनेटिव वुमन। 1894 में एक और है, द स्पेक्टेटर ऑफ द रियल। 1894 के बाद 1896 में पहुंचो, अ कमेटी मैन ऑफ द टेरर। इसके बाद में 1896 में ड्यूक्स रीअपेरेंस। 1897 में द ग्रेव बाय द हैंड हैंड पोस्ट। इसके बाद में 1900 में कौन सी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, अ चेंज्ड मैन। 1900 में आई है, एंटर अ ड्रैगन। इसके बाद 1911 में कौन सी है, ब्लू जिमी द हॉर्स स्टीलर। ओल्ड मिसिस चंडाल 1929 में, और 1992 में दी अनकंकरेबल। पोइट्री की अगर हम बात करें, देखो पोइट्री में इन्होंने क्या क्या लिखा है, 1890 में दी फोटोग्राफ। 1898 में बिसेक्स पोइम्स एंड अदर वर्सेस, इनका पोइटिक वॉल्यूम था, ठीक है। अगला 1901 की अगर हम बात करें तो पोइम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। 1903 में दी डायनास्ट, डायनास्ट हमारा 3 पार्ट में आया था, पार्ट 1, पार्ट सेकंड डायनास्ट का आया था 1906 में, और पार्ट थर्ड जो आया था 1908 में डायनास्ट का। 1909 में अगर हम बात करें तो टाइम्स लिंकिंग स्टॉक्स एंड अदर वर्सेस करके आया था।
क्या आया था? टाइम्स लफिंग स्टॉक्स है, माफ करना, लफिंग स्टॉक्स एंड अदर वर्सेस। अगला क्या है हमारा 1914 में, 1914 में आया था सटायर्स ऑफ दी सरकमस्टांसेस। अगला मोमेंट्स ऑफ बीज 1917 में, 1919 में कलेक्टेड पोइम्स आई हैं, और 1922 में अगर हम बात करें तो कौन सी हैं? लेट लिरिक्स एंड अर्लियर विद मैनी अदर वर्सेस। 1925 की अगर हम बात करें, ह्यूमन सोज फॉर फैंटेसी सॉन्ग्स एंड ट्राइफल्स, मतलब ह्यूमन सोज फॉर फैंटेसी सॉन्ग्स एंड ट्राइफल्स, ये आया है। और लास्टली अगर हम बात करते हैं 1928 में, ठीक है, वो कौन सा आया है? तो विंटर वर्ड्स इन वेरियस मूड्स एंड मीटर्स। अब ड्रामा देखो इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल जो कि 1923 में आई है। अगर हम पॉप ये हो गए पॉपुलर पोइम्स कौन कौन सी हैं जो आपकी हमेशा एग्जाम में कुछ पूछी जा सकती हैं, जैसे द डार्कलिंग थ्रस, ध्यान बनाए रखना। इसके बाद में कौन सी है? ठीक है, टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, दी बॉयस है, आफ्टरवर्ड्स है। इसके बाद में ड्रूमर होज है, ठीक है, तो इसको ड्रूमर हॉज भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट नेचर्स क्वेश्चनिंग, ठीक है, टू द मून, गॉड्स एजुकेशन। इसके बाद हैप को ध्यान बनाए रखना, ये सब पोइम्स के नाम हैं। थॉट्स ऑफ फेना, इसको हम थॉट्स ऑफ फीना भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रैनब्रिस, अगला इन ट्रैनब्रिस है, ठीक है। अगला क्या है? न्यूट्रल टोन्स है। अगला द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन है। नेक्स्ट का क्या नाम है हमारा? अगला नाम है, बोला गया है द टाइम ऑफ द ब्रेकिंग नेशंस, ठीक है, टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ नेशंस, ये भी इनका है। और वॉइसेस फॉर थिंग्स ग्रोइंग इन अ चर्चयार्ड, ये अगली है। ये दो एक में ही कर दिए हैं, जो ध्यान बनाए रखना, ठीक है। अब इनके कुछ नोट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। नोट पॉइंट क्या है? देखो, अगर हम इतना नोट पॉइंट पहले समझो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में बात करते हैं तो थॉमस हार्डी ने फ्लोरेंस हेनिकर के साथ मिलकर के द इंस्पेक्टर ऑफ द रियल 1894 में एक उपन्यास लिखा था, ठीक है। कौन सा? द इंस्पेक्टर ऑफ द रियल, 1894 में। और ये किसके साथ मिलकर के लिखा था? फ्लोरेंस हेनिकर के साथ मिलकर के लिखा था। आगे समझो, उनकी एक बायोग्राफी है जिसे अधिकांशतः स्वयं हार्डी ने ही लिखा था। उनकी दूसरी पत्नी, सॉरी, और वो दूसरी पत्नी कौन सी थी? सेकंड वाइफ, जिनका नाम था फ्लोरेंस डगडेल, ठीक है, उनके नाम से दो भागों में प्रकाशित हुई थी। क्या समझ में आया? उनकी जो बायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, जिसे हार्डी ने लिखा तो स्वयं ही था, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी फ्लोरेंस डगडेल जो उनसे 40 साल छोटी थी, उनके नाम से दो भागों में प्रकाशित हुई थी। और वो दो भाग कौन से थे समझना। पहला दी अर्ली लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी जो कि 1840 से लेकर के 1891 तक। थोड़ा मैं इसे रफ करता हूं, अब इसे समझाता हूं, ठीक है। टू वॉल्यूम्स में आई थी, 18 अर्ली लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी पहला, ठीक, और दूसरी 1892 से 1828, 1800 लेटर लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी जिसका नाम था। तो दो भाग कौन कौन से हो गए? पहला भाग हो गया द अर्ली लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी जिसमें 1840 से लेकर के 1891 की कहानी वर्णित है, ठीक है। अब दूसरा भाग कौन सा था? उसका नाम था द लेटर ईयर्स ऑफ थॉमस हार्डी जिसमें 1892 से इनके मृत्यु तक 1928 तक, यानी कि थॉमस हार्डी के अंतिम वर्ष की कहानी है। बाद में जो माइकल मिलगेट ने इसे इन दोनों भागों को संपादित करके, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एक नाम मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, माइकल मिलगेट, 1984 में। क्या होता है, जो दो भाग थे, ठीक है, थॉमस हार्डी की आत्मकथा के बायोग्राफी के जो दो भाग थे, तो उन दोनों भागों को माइकल मिलगेट ने 1984 में एक ही पुस्तक के रूप में द लाइफ एंड द वर्क ऑफ थॉमस हार्डी शीर्षक से प्रकाशित किया। तो ये बात ध्यान बनाए रखना, द लाइफ एंड द वर्क ऑफ थॉमस हार्डी करके जो इनका बायोग्राफिकल वर्क था वो किसने प्रकाशित किया था? 1984 में। तो 1984 में माइकल मिलगेट ने, ठीक है। अब एसी रिकेट्स की बात कर लेते हैं। एसी रिकेट का क्या कहना है?
ऊपर वाली कहानी समझ में आ गई। हार्डी का जीवन जीवनी जो है बायोग्राफी उन्होंने स्वयं ही लिखी थी, लेकिन उनकी जो दूसरी पत्नी थी फ्लोरेंस डगडेल उनके नाम से प्रकाशित हुई। 1884 में एक ही पुस्तक में इसको संकलित कर दिया गया था, बस ये ध्यान रखना। एसी रिकेट्स की बात करें तो क्लासिफाइड करते हैं हार्डीज नॉवेल अंडर दी हेड्स, जैसे पास्टोरल ट्रेजेडीज, पास्टोरल कॉमेडीज, पास्टोरल रोमांसेस, पास्टोरल एक्स्ट्रावेगेंस। मतलब ये हुआ एसी रिकेट्स ने थॉमस हार्डी के उपन्यासों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। पास्टोरल ट्रेजेडीज, पास्टोरल कॉमेडीज, पास्टोरल रोमांसेस, पास्टोरल एक्स्ट्रावेगेंस। ठीक है। अब इसमें पास्टोरल का मतलब होता है ग्रामीण जीवन, मतलब रूरल लाइफ। और एक जो एसी रिकेट्स थे उन्होंने हार्डी के उपन्यासों को ग्रामीण जीवन की प्रकृति और शैली के आधार पर इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हार्डी हिमसेल्फ क्लासिफाइड, अब जो हार्डी होते हैं वो खुद क्लासिफाइड करते हैं इस बेसेक्स नॉवेल इनटू 3 ग्रुप्स। जो हार्डी होते हैं वो बेसेक्स नॉवेल्स को कितने भागों में, 3 भागों में जो है वो क्लासिफाइड करते हैं। जैसे नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट्स, पहला भाग हो गया नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट, पहला भाग। दूसरा भाग हो गया रोमांसेस एंड फैंटेसीज, ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग हो गया नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये इनका तीसरा भाग हो गया। बातें समझ में आ गई। तो थॉमस हार्डी ने स्वयं बेसेक्स उपन्यासों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला भाग है नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट, दूसरा रोमांसेस एंड फैंटेसीज, और तीसरा नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो वर्गीकरण है स्वयं हार्डी, थॉमस हार्डी के द्वारा किया गया है, ये बात विशेष ध्यान बनाए रखना। अगला, अब नॉवेल ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से नॉवेल्स थे जरा देख लीजिएगा। इसके अंदर अंडर द ग्रीनवुड ट्री आता है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउ, रिटर्न ऑफ द नेटिव, मेयर ऑफ कास्टरवेज, द वुडलैंडर, टेस ऑफ द अबरविल्स और ज्यूड द ऑब्सक्योर। ये इनके जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, मैं देखो नॉवेल्स एंड कैरेक्टर के अंतर्गत ये है, और इसके अंतर्गत इतने नॉवेल आते हैं, कहां तक, यहां तक। अब आ जाते हैं रोमांसेस एंड फैंटेसीज पर। ठीक है, ये अब रोमांसेस एंड फैंटेसीज में कितने नॉवेल्स आपको ध्यान बनाए रखना है। आप पेयर ऑफ ब्लू आइज ध्यान बनाए रखना है, नंबर 1, दूसरा ट्रम्पेट मेजर, तीसरा टू ऑन अ टॉवर, और चौथा दी बेल विलव्ड, ये ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, ये इतने हो गए। अब मैं बेल विलव्ड के थोड़ा आगे, अब इस पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा भाग आ गया। तीसरा भाग कौन सा है, नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट। इसमें 3 नॉवेल ध्यान बनाए रखना है, डिस्परेट रेमेडीज, द हैंड ऑफ एथलबर्टा और लाउडेशियन को ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब लोकेशंस इन नॉवेल्स, इनके नॉवेल्स में कौन सी लोकेशन होती है, यानी कि क्षेत्रीय प्रवेश ज्यादातर कौन सा होता है, बेसेक्स होता है। मैं अभी क्लियर करूंगा, लेकिन क्लियर करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन। द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन थॉमस हार्डी है। ठीक है, हार्डी ने अपना जो लिटरेरी करियर की शुरुआत की थी वो एक पोइट के रूप में की थी। बेसेक्स नॉवेल हार्डी ने कितने भागों में बांटे थे, अपने आप 3 भागों में बांटे थे। एसी रिकर्ड्स ने हार्डी के उपन्यासों को 4 पास्टोरल कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और द स्पेक्टर ऑफ द रियल जो था 1894 में फ्लोरेंस हैनिकर के साथ सह लेखन में लिखा गया इनका वर्क था। और द लाइफ एंड वर्क ऑफ थॉमस हार्डी जो कि 1984 में माइकल मिलगेट द्वारा संपादित जो है इनकी कंबाइंड बायोग्राफी थी, दोनों को एक भाग में कर दिया था। ठीक है, अब यहां से देखो लास्ट ही है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अब हम बात करते हैं थॉमस हार्डी का जो बेसेक्स है, यानी कि थॉमस हार्डी का एक क्षेत्रीय उपन्यासकार थे, एक रीजनल नॉवलिस्ट कहलाते हैं, ये तो जानते हो, क्योंकि उनके जो अधिकांश उपन्यास हैं वो बेसेक्स नामक एक काल्पनिक जो इमेजिनरी यानी कि फिक्शनल एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उस पर आधारित होते थे। ये बेसेक्स में उनके 13 उपन्यास टोटल हैं। देखो यहाँ पे हमने हाईलाइट किया 13 उपन्यास और 47 शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि बेसेक्स उनके 13 उपन्यासों और 47 शॉर्ट स्टोरीज में दिखाई देता है काल्पनिक क्षेत्र। ठीक है, इमेजिनरी या फिक्शनल एरिया कह सकते हो। अब 1872 में देखो क्या होता है, ही बिगेन अ सीरीज ऑफ पास्टोरल बेसेक्स नॉवेल्स विद अंडर द ग्रीनवुड ट्री। मतलब ये हुआ कि 1872 में उन्होंने एक पास्टोरल बेसेक्स उपन्यासों की श्रृंखला लिखी थी, अंडर द ग्रीनवुड ट्री से प्रारंभ की थी। मतलब ये हुआ कि बेसेक्स वास्तव में
इंग्लैंड का दक्षिण पश्चिमी भाग का एक ऐतिहासिक नाम था। वेसेक्स क्या था? इंग्लैंड जो देश है उसका जो दक्षिण पश्चिम भाग है, हिस्सा है, उसका एक ऐतिहासिक नाम है वेसेक्स। लेकिन हार्डी ने इसे अपने साहित्य में काल्पनिक क्षेत्र यानी कि एक फिक्शनल लिटरेरी रीजन के रूप में विकसित कर दिया और इनके अधिकांश प्रसिद्ध उपन्यास इसी क्षेत्र में, इसी रीजन में या जो है इनके उपन्यासों की जो बैकग्राउंड कहानी होती थी वो इसी पर आधारित होती थी। इसी कारण इनको रीजनल नॉवलिस्ट भी कहा जाता है, क्षेत्रीय उपन्यासकार बोला जाता है, ठीक है? ध्यान बनाए रखना। हार्डी ने अपने उपन्यासों में जो बहुत सारे काउंटीज हैं तो बेसिक्स के अलग-अलग भागों के रूप में प्रसिद्ध किया था, ठीक है? जैसे इसमें थोड़ा-सा समझा भी देता हूँ, अच्छा, लो, ठीक है? ज़रा यहाँ से समझना, मैं बताता हूँ। जैसे बार्कशायर लिखा है, वो क्या था? नॉर्थ वेसेक्स था, ठीक है? बार्कशायर एक इंग्लिश काउंटी का नाम है और इनके उपन्यास में वो नॉर्थ वेसेक्स होता था। इसके बाद डेवन जो है वो लोअर वेसेक्स होता था। डॉरसेट को साउथ वेसेक्स कह सकते हो, ठीक है? इसके बाद में समरसेट को आउटर या नेदर वेसेक्स, बाहरी जो निम्न वेसेक्स होते हैं उसको, और विल्टशायर को हम मिड वेसेक्स बोलते हैं, ठीक है? इतनी बातें हमको समझ में आ गई। तो चलो आप बता दो, टॉमस हार्डी क्या है? एक रीजनल नॉवलिस्ट है। वेसेक्स क्या है? हार्डी का एक काल्पनिक साहित्यिक क्षेत्र, फिक्शनल रीजन है। वेसेक्स का उल्लेख इनके 13 उपन्यास और 47 जो है शॉर्ट स्टोरीज में मिलता है। पहला वेसेक्स नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो कि 1872 में आया था। डॉरसेट बोले तो साउथ वेसेक्स है। बर्कशायर बोले तो नॉर्थ वेसेक्स कहलाता है। डेवन जो है लोअर वेसेक्स कहलाता है। समरसेट जो है आउटर या नेदर वेसेक्स कहलाता है। बिल्टशायर जो है वो मिड वेसेक्स कहलाता है। बातें समझ में आ गई? हमें लग रहा है खत्म हो गया, है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।